students, how are you all? So today we are going to start with the next topic in nationalism in India. Topic 3, towards civil disobedience movement. In that we'll have the subtopics Swaraj Party and Simon Commission. So let's move with the topic. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. That what we have studied in our previous video. कि 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हो गया था क्योंकि चौरी चौरा में पुलिस स्टेशंस पे बहुत सारे विलेजर्स सब अटैक कर दिए थे एंड दैट नॉन कोऑपरेशन बिकम वायलेंट नॉन कोऑपरेशन वायलेंट हो गया था, इसीलिए गांधी जी ने उसको विड्रॉ कर दिया था। और उस समय उन्होंने सोचा कि मतलब एक नया मूवमेंट चालू करेंगे जिसमें कि सत्याग्रही को और अच्छी ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि हम अच्छे से मूवमेंट को सक्सेसफुल कर सके। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। नॉन कोऑपरेशन movement was turning violent and in many places, and सत्याग्रहीज decided to be properly trained. गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रहीज को और थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत है before they would be ready for the mass struggle. मास स्ट्रगल तो खैर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी था, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चला बिकॉज वो वायलेंट टर्न हो गया था। इसलिए शायद लोगों में अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई थी कि मतलब उनको सत्याग्रह के फॉर्म में, मतलब नॉन वायलेंस वे से उनको लड़ाई करनी है अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, तो ये चीज़ की ट्रेनिंग गांधी जी उनको देना चाहते थे बिफोर ही स्टार्ट with the another movement, civil disobedience. Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the Government of India Act of 1919. अच्छा, तो यहाँ हमने देखा था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुआ था तो सबसे पहला चीज ही था कि हम प्रोविंशियल मतलब इलेक्शन से, प्रोविंशियल काउंसिल से मेनी लीडर्स हैव बॉयकॉट, बहुत सारे लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था। दे लेफ्ट द प्रोविंशियल काउंसिल। लेकिन यहाँ पर वही कांग्रेस लीडर्स का मानना था, मतलब कांग्रेस के अंदर में कुछ लीडर्स ऐसे थे जिनका मानना था कि अगर हमको ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है या अपने देश के लिए कुछ करना है तो वहां पे हमको प्रोविंशियल काउंसिल का पार्ट बनना पड़ेगा और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मींस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जीतेंगे और प्रोविंशियल काउंसिल का पार्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, argue for reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic. क्योंकि उनका मानना था कि वो ऐसा सोचते थे कि ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करना है तो हमको काउंसिल के अंदर रहना पड़ेगा। उस रिफॉर्मेशन के लिए आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, हम वहां रहेंगे तभी तो रिफॉर्मेशन से रिलेटेड आर्ग्यू करेंगे। एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट, और डेमोन्स्ट्रेट मीन्स वी कैन रियलाइज देम, वी कैन टेल देम, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, बता पाएंगे कि दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। ये जो काउंसिल है ये डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक मीन्स हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जहाँ पे लोगों के बारे में लोग मेन मोटिव होते हैं, जहाँ पे सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो बनते हैं वो आम जनता को लेकर बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था और ये उनको, अंग्रेजों को हम तभी बता सकते थे जबकि हम उसका पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी फॉर्म किया कांग्रेस, विद इन द कांग्रेस, टू आर्ग्यू फॉर द रिटर्न टू काउंसिल द पॉलिटिक्स।
मतलब दे अगेन, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे वापस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन लोग वापस बॉयकॉट किए थे, अगेन दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द काउंसिल पॉलिटिक्स। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी फॉर्म किया विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर में उन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म किया टू आर्ग्यू, किससे आर्ग्यू करेंगे, ब्रिटिशर्स से, किस लिए, फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, ठीक है। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस pressed for more radical mass movement and for full independence। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू रेडिकल लीडर्स जो थे आज के उस समय, जो यंग जनरेशन के जो लीडर्स थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो उनका मानना था दे वर गिविंग मोर इम्पोर्टेंट फॉर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फुल इंडिपेंडेंस। अब उनको छोटी छोटी चीजों की मांग नहीं करनी थी कि हमको ये चाहिए, ये टैक्स हटाना है तो हमको काउंसिल का पार्ट बनना है। उनको क्या चाहिए था, उनको पूरी तरीके से फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था, ठीक है। In such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics towards the 1920। इस सिचुएशन में जहां पर एक तरफ तो सीआर दास थे और दूसरी तरफ कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इन लोगों की इन सच ए सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट, जहां पे यंग और ओल्ड जनरेशन्स के लोगों में, टू जनरेशन्स के बीच में इंटरनल डिबेट चल रहा था। वह टू फैक्टर्स अगेंस्ट शेप द इंडियन पॉलिटिक्स, दो शेप ले लिया पॉलिटिक्स कब, लेट 1920 में। एंड द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। और पहले जिसमें से ये दो फैक्टर्स कौन सा था, पहला फैक्टर था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन इज अगेन द फाइनेंशियल डिप्रेशन, मींस पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पैसे की गिरावट आ गई थी, इकोनॉमिकली पैसे में गिरावट आ गई थी। मींस लोगों को प्रॉफिट, हम जैसे हमारे देश में एग्रीकल्चरल, हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चरल देश है। यहाँ पे अब उनको किसानों को प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया में ही चीजों के दाम गिर गए थे और उसका मुनाफा, प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर्स थे उनको उनका मुनाफा नहीं मिल रहा था, ठीक है। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926। 1926 से एग्रीकल्चरल प्राइसेस में गिरावट आना चालू हुआ और करीब 1930 आते आते तक पूरी तरीके से दाम गिर गया था। मींस देवर तो एग्रीकल्चर जो किसान थे उनको पूरी तरीके से लॉस हो गया था। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue। रेवेन्यू अगेन ब्रिटिशर्स का राज था, ब्रिटिशर्स अपना, उनको अपना रेवेन्यू तो चाहिए ही चाहिए था, चाहे किसी का सामान बिके चाहे मत बिके, चाहे किसानों का प्रोडक्शन हो चाहे मत हो, उनको तो रेवेन्यू चाहिए था। लेकिन यहाँ पर किसानों को मुनाफा तो नहीं मिल रहा था, एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन, मतलब जो प्रोडक्ट्स यहाँ से बाहर जाते थे वो भी बिकना बंद हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक जब डिप्रेशन आएगा, जब हमको दाम ही प्रॉपर नहीं मिलेगा तो कोई ना तो हम बेचने में इंटरेस्टेड होंगे ना सामने वाला खरीदेगा, अगर हम महंगे दामों में बेचते हैं तो। इस तरीके से किसानों की हालत एकदम खराब हो गई, उनका हार्वेस्ट बिकना बंद हो गया और जिसकी वजह से वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। एंड बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, और 1930 में पूरी तरीके से कंट्री साइड डिप्रेशन में चला गया, एक संकट में आ गया था। As this background, the new Troy government in Britain, very important topic, यहाँ हम लोग सर जॉन साइमन के बारे में, साइमन कमीशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which comes one after the other year in the board exam, so it is very important to understand this topic.
Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. Set up in response to the nationalist movement, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. यहाँ पे जो ब्रिटेन का गवर्नमेंट था वो सर जॉन साइमन को इंडिया भेजा, किस लिए? टू सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्या किस चीज के रिस्पॉन्स में भेजा? द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शन। ये जो साइमन कमीशन जो बना था वो क्या देखने के लिए यहाँ आ रहा था? टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंट्री, फॉर इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। अगर कोई चेंजेस है तो सर जॉन साइमन जो है अंडर साइमन कमीशन वो चेंज कर सकता था। लेकिन द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि उस कमीशन में, जो साइमन कमीशन था, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। दे वर ऑल ब्रिटिशर्स। ठीक है। When the Simon Commission arrived in India in 1928, very important for 1 marks, Simon Commission arrived in India in 1928 and it was greeted with the slogan "Go back Simon." मतलब साइमन भाग जाओ, हमारे देश में एंट्री नहीं मिलेगी, कोई उसको एंट्री नहीं करने देना चाहता था। एंड ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दे बोथ पार्टिसिपेटेड। दोनों मतलब सभी पार्टीज जितने भी थे मतलब कांग्रेस तो मेन पार्टी थी ही, मुस्लिम लीग थी और बाकी सभी पार्टी सब मिल करके डेमोन्स्ट्रेशन में, धरना में बैठ गए। ठीक है। क्यों बैठे? इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a roundtable conference to discuss a future constitution. अब यहाँ पे लॉर्ड इरविन ने एक गेम खेला। वो क्या बोला? जैसे ही देखा कि साइमन को तो अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, कोई उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो यहाँ पे लॉर्ड इरविन जो कि वाइसरॉय था उस समय, उसने एक गेम खेला। announced in 1921 that is क्या? a vague offer of dominion status. उन्होंने क्या स्टेटस दिया? dominion status for India means, dominion status means ठीक है, आप जो इंडियंस होंगे वही लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब काउंसिल में रहेंगे, प्रोविंशियल काउंसिल फॉर्म करेंगे या फिर रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, सब कुछ इंडिया को उनके हाथों में दे दिया कि वो अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए जो अच्छा सोचना है, मतलब जैसा करना है वो कर सकते हैं फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। ठीक है। एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा ऑफर था, अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो अपने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर सकता है। मीन्स लंदन में, ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा जहाँ पे वो अपना इंडिया जाएगा, वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा जहाँ वो अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेगा, फ्यूचर के बारे में, मतलब फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेगा। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। कांग्रेस लीडर इससे खुश नहीं थे एंड स्पेशली द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। उनका मानना था the liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of the British Dominion gradually lost their influence. वो अपना मतलब जो लिबरल्स और मॉडरेट्स थे, कौन? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के बारे में प्रपोज किए थे, किसमें? विद इन द ब्रिटिश डोमिनियन, मतलब ब्रिटिश के राज में
हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बनेंगे, हम अपने जिसके अंतर्गत ये डोमिनियन स्टेटस इरविन ने दिया, इसके अगेंस्ट थे कौन? रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। उनका मानना था कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मतलब लॉर्ड इरविन जो है ना, वो गेम खेल रहा है। ये कौन समझ रहा था? ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस समझ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। उन्होंने डिमांड किया, क्या डिमांड किया? हमको अब ये छोटी मोटी चीजों की मांग नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशन, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, हमको अब क्या चाहिए? हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। हमको स्वराज चाहिए, जहां पे हमारा खुद का राज होगा। ठीक है, इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे when people were to take a pledge, जहां पे शपथ लेंगे, आम जनता शपथ लेगी टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस गेट रिड ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर से हमको छुटकारा चाहिए। ठीक है, but the celebrations attracted very few attention, very little attention। लेकिन जो सेलिब्रेशन उन्होंने किया था, बहुत कम लोग उसमें पार्टिसिपेट किए और बहुत कम लोग उससे अट्रैक्ट हुए। So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issue of everyday life। तब इनको लगा, इसको महात्मा गांधी जी को लगा कि उनको कोई ऐसा नया तरीका निकालना पड़ेगा कि किसी कॉन्क्रीट इशू में, मतलब एवरीडे लाइफ इशू को हमको मुद्दा बनाना पड़ेगा, जिससे आम जनता अट्रैक्ट होगी और मूवमेंट का पार्ट बनेगी। तो यहाँ हम लोगों का आज का टॉपिक खत्म होता है। कल नए टॉपिक से आएंगे, सॉल्ट मार्च। ठीक है।